हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रधर दौड़के, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, अ बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके साथ एक ऐसे बिजनेस पर बात करूंगा जो एक्सपोर्ट से जुड़ा है। एक्सपोर्ट हम कैसे शुरू करें, ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको ऐसा लगेगा कि एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है। दोस्तों, सभी को मालूम है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस एक हाई स्टैंडर्ड बिजनेस माना जाता है। हर कोई बिजनेसमैन इसके तरफ अट्रैक्ट होता है, करना भी चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता, आगे बढ़ नहीं पाता। और बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं, वो भी इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को बहुत ही एक हाई स्टैंडर्ड बिजनेस मानते हैं। लेकिन देखा गया है कि इस बिजनेस के बारे में जो चर्चा होती है, वो चर्चा की वजह से वो डिमोटिवेट होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में इंग्लिश, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। आपको लैंग्वेज अगर नहीं आती है तो आप डिस्करेज हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस में लैंग्वेज का कोई रोल नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। आप थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपको आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। देखिए ना, आप अभी चाइना है, चाइना अभी जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है इस एक्सपोर्ट बिजनेस में, वो करता है माइंड्री। अब माइंड्री किसी को कुछ मालूम नहीं है, और सारे विश्व में आज वो सभी देशों में, लगभग सभी देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। और लगभग 37 to 39% उसका कंट्रीब्यूशन है ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। और हमारा इंडिया को देखिए, जो इंग्लिश भी जानते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश में ही अपना व्यवहार करते हैं, लेकिन हार्डली 2% हमारा एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लैंग्वेज ये कोई बैरियर नहीं है इस बिज़नेस में आने के लिए। दूसरा, एक चीज़ से हम डरते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मगजमारी है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत ज़्यादा है। डॉक्यूमेंटेशन अगर करते करते आदमी परेशान हो जाता है। दोस्तों, ये दौर उस दौर का नहीं है जो दौर एक 4 दशक पहले का है या 3 दशक पहले का है। ये दौर अभी जो 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 जब से ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो आना शुरू हो गया 1991 से, बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोगों को एक्सपोर्ट करना भी बहुत आसान हो गया है। और धीरे धीरे ये जो डॉक्यूमेंट्स पहले हम 27-28 डॉक्यूमेंट्स लगते थे, वो आज के डेट में सिर्फ 7-8 पर आ गए हैं। और अभी आपके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। आप जो भी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर देश को भी ट्रस्ट होता है। और अभी ये जो बिज़नेस है दोस्तों, ये बिज़नेस अभी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से लोग अगर नहीं करते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आजकल के जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही स्क्रिप्टेड है। बस आपको उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप रेगुलरली करते हैं वही उसमें फीड करनी होती है, जिसको हम कभी कभी ये भी कह देते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो जैसे यानी सारे फॉर्मेट बने हुए, उस फॉर्मेट में ही आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में, जो आप एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बारे में उसमें देना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अभी इतना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रह गया है। हाँ, एक ज़रूर है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं, वो ईमानदारी से करें, कोई भी उसमें झोल ना रखें। क्योंकि आज के डेट में इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है डिजिटलाइजेशन की वजह से कि आप लोग कहीं पर भी किसी को भी धोखा नहीं दे सकते हैं। और इसलिए दोस्तों, कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन का डर है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग से ये निकल जाना चाहिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट और एक फैक्टर इसमें है, इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, कि उसको लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट है भी और इन्वेस्टमेंट नहीं भी, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो, आपके लेवल क्या है शुरू करने के। और उस बेस पर अगर आप शुरू करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट लगता ही नहीं है। कभी एक आध बार आपको लैपटॉप लग जाता है और इंटरनेट लगता है, या अगर लैपटॉप नहीं भी है तो आप अपने मोबाइल से भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इतनी सुविधा अभी आ चुकी है, क्योंकि जो कुछ भी आपका कम्युनिकेशन होता है वो होता है ईमेल से।
क्योंकि जो भी है वो नेटवर्किंग से होता है, और इस वजह से जो ट्रांसपेरेंसी जो आई हुई है, इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से अभी जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो इन्वेस्टमेंट लगता है कि आप अपनी एक्टिविटी कौन से लेवल पर शुरू करते हैं। 5,000 भी बहुत है, 10,000 भी बहुत है, और कभी कभी तो इवन करोड़ों भी कम पड़ते हैं। ऐसा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, क्योंकि इसमें लोग जो है वो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स हैं, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट्स हैं, बाद में अगर आप देखते हैं तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट है जिसको हम एफडीआई कहते हैं, फिर जॉइंट वेंचर्स इसमें आ जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग एक्सपोर्ट बिजनेसेस होते हैं, और आप कौन से लेवल से शुरू करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो जस्ट कंसल्टेंसी ओपन कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी ओपन कर लेते हैं, इवन एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको महीने में कैसा भी 1-8 लाख रुपए वो कमा लेते हैं अगर आप इस एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी और इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी भी करते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ती है, आपको स्पीड वर्क करना पड़ता है, आपको इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जाना पड़ता है, आप फार्मर टू फार्मर जाना पड़ता है, और जो लोग कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, जो लोग कुछ उत्पादन करते हैं, उनके पास जाके उनके साथ डिस्कस करना पड़ता है, उनको कुछ डाटा देना पड़ता है, डाटा लेना पड़ता है, ताकि उनको भी ऐसा लगे, क्योंकि ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है कि वो अपना प्रोडक्ट फॉरेन में भेजना नहीं चाहता। लेकिन बस हम उसी से थोड़े से पीछे हट जाते हैं कि इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट बहुत है। नहीं दोस्तों, इस बिज़नेस में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं। और चौथा फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर मैं आता हूँ, कुछ पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, और अगर मैंने यहाँ से चीज़ें भेज दी, चाहे दूसरे की चीज़ें भेजी या आपकी अपनी चीज़ें भेजी, या आपने किसी को कंसल्टेंसी दी, या कोई आपने सर्विसेज दिए, तो आपको ये डर लगता है कि एक बार प्रोडक्ट अगर दूसरे देश में चला गया, और अगर चला जाने के बाद बायर ने अगर पैसा नहीं दिया, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, और मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। दोस्तों, आज के डेट में एक्सपोर्ट बिजनेस ये सिर्फ B2B नहीं रहा, बिजनेस टू बिजनेस नहीं रहा, अभी ये C2C हुआ, कंट्री टू कंट्री हुआ, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है। और इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन एवरीथिंग, आपको कंट्री भी, अपना देश भी आपका पैसा वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं है मेरे दोस्तों। अभी ये चारों फैक्टर जो मैंने आपको बताया, इस चारों फैक्टर को ही लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आज के नवयुवकों ने, जो एजुकेटेड है, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड के ग्रेजुएट्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, वो इन फील्ड में आने चाहिए और इस फील्ड के साथ जुड़ जाने चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप जब प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट में भी आपको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देती है, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े, या अगर थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है तो वो जो आपको बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें वो बराबर मैच हो जाते हैं और आप प्रॉफिट में रहते हैं। तो आइए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्सपोर्ट क्या है। एक्सपोर्ट इट इज जस्ट ए प्रोसेस है। आप एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ऐसी प्रोसेस कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके जाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द फॉरेन कंट्री। दैट्स ऑल। दिस इज द एंड दैट इज व्हाई आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये प्रोसेस क्या है। प्रोसेस को अगर आप समझ गए ना दोस्तों, तो यू विल बी द फिटेस्ट पर्सन इन दिस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। फिर आइए कि ये एक्सपोर्ट को रेगुलेट कौन करता है। तो ये रेगुलेट करता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। और इसीलिए दोस्तों,
ये जो कुछ भी पॉलिसीज बनती है, ये पॉलिसी बनती है डीजीएफटी के द्वारा, ये पॉलिसीज बनती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और वही इम्प्लीमेंट होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। अभी जो पॉलिसी चल रही है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो मैं बात कर रहा हूँ, वो 2015 से लेके 2020 तक, यानी ये 5 ईयर का प्लान रहता है। ये 5 ईयर का जो प्लान है, वो सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो कैसे कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, कैसे कैसे एक्सपोर्ट को हम बेनिफिट देंगे, किस तरीके से आपने डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस तरीके से आपने कौन से रिस्ट्रिक्शन है, कौन सा नहीं रिस्ट्रिक्शंस है, ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी में होती है। आपको ये मैं बता दूं कि ये जो 5 ईयर्स पॉलिसी है, 5 ईयर्स प्लान है, जो 2015 से लेकर 2020 तक चला, ये 30 मार्च 2020 को ये इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कोविड, इस पर्टिकुलर पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया है। जो भी पॉलिसी बनी है उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया। पहले 6 महीने के लिए किया गया, लेकिन अभी ये 1 साल के लिए किया गया। यानी ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी 31 मार्च 2021 तक कार्यरत रहेगी। दोस्तों, आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि यही एक डीजीएफटी है जो आपको परमिट करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। जब तक आपको डीजीएफटी एक लाइसेंस नहीं देता, एक कोड नहीं देता, आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन ये करने के लिए ये जो कोड है, ये जो आईईसी कोड है, ये आईईसी कोड प्राप्त करने के लिए आपको कुछ प्री प्लान करना पड़ता है। कुछ सिस्टम को अपने आप में लाना होता है। सिस्टम में लाने का मतलब ये है कि आपकी अपनी एक एजेंसी चाहिए, आपका अपना एक फर्म चाहिए, आपकी अपनी एक कंपनी चाहिए। चाहे फिर वो प्रोपराइटर बेसिस की कंपनी हो, चाहे फिर वो पार्टनरशिप डीड हो, चाहे फिर वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, जो भी हो, आपका ट्रस्ट हो, आपकी सोसाइटी हो, जिस भी लेवल पर आप करना चाहते हैं, वो एक कंपनी आपके पास चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको एक जगह चाहिए। आप घर से भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी कंपनी या हायरिंग बेसिस पर है। लेकिन बहुत से लोग इसी में ही रह जाते हैं कि मुझे कंपनी बहुत ही ऐसे पॉश एरिया में लेनी है, तभी मैं ये कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी कंपनी घर से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप प्रोपराइटरशिप में जाना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल रहते हैं, अकेले रहते हैं, और फिर आपके अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें काम में आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ये आईएससी कोड के लिए सबसे पहले एक काम करना होता है कि आपको अपनी कंपनी ओपन करनी होती है। कंपनी ओपन करने के बाद आप उसको नाम देते हैं, और नाम देने के बाद नाम भी ऐसा हो कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ लिंक करता हो। एक ऐसा अट्रैक्शन हो उस नाम में कि वो थोड़ा सा लोगों को एक्सपोर्ट करो, कारण कि फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ आपका व्यवहार होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो एक अट्रैक्ट करे। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आप अपने हिसाब से अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं। उसके ऊपर आपको एड्रेस करना पड़ेगा कि कहाँ पर आप ये कंपनी ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आपके पास क्या है। क्या आपके पास ईमेल बना हुआ है, तो आपको ईमेल देना होगा। आपके पास आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर देना होगा। आपको इस कंपनी के नाम से पैन कार्ड निकालना पड़ेगा, आधार कार्ड निकालना पड़ेगा। आधार कार्ड तो अपना खुद का होगा, लेकिन पैन कार्ड कंपनी के नाम से लेना होगा। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आपकी एक कंपनी होती है, और इस बेस पर आप बैंक में पहुंच जाते हैं। और बैंक में, ऐसे बैंक में जाते हैं कि जो बैंक फॉरेन एक्सचेंज डील करता है, एक ऐसी बैंक कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस को डील करता है और फॉरेन एक्सचेंज को वो डील करता है। और उस बैंक में जाके इस कंपनी के नाम से आपको अकाउंट ओपन करना है, और एक बार अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आप फिर आईसी कोड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ये जो आईसी कोड है, ये आईसी कोड से ही आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये सब करने के पहले सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इस इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल फील्ड को, इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को आपने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करनी चाहिए। वो ये है क्या, ये कहाँ से शुरू होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हो सकता है कि आप एक आधा ट्रेनिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेनिंग क्लासेस नहीं भी ज्वाइन करनी है तो आप एक आधे मेंटर के साथ एसोसिएट हो जाइए। लेकिन आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और एक बार आप ये स्टडी कर लेते हैं और इस पर्टिकुलर जो मैंने कहा है कि ये कंपनी एस्टैब्लिश करना है, तो इस कंपनी एस्टैब्लिश आप कर सकते हैं। एक बार कंपनी एस्टैब्लिश हो गई कि आप फिर आईसी कोड की तरफ बढ़ जाते हैं, और ये आईसी कोड जब आपको मिल जाता है तो फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट है, जिसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं कि पोर्ट का रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, और जो जब तक आप ऑथराइज डीलर सर्टिफिकेशन आपको मिलता नहीं है बैंक की तरफ से, तब तक आप वो पोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आपको RCMC रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ जुड़ा हुआ है। आप कस्टम के साथ जुड़ते रहते हैं, आप DGFT से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास आईसी कोड है। ये आईसी कोड ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो आपको परमिट करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने को। अगर आपके पास आईसी कोड नहीं है तो आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, और इसलिए बहुत अच्छी तरीके से ये ख्याल में रखिएगा कि आपको आईसी कोड लेकर ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। मैं आज यही रुकता हूँ, और अगला वीडियो जो मेरा होगा वो होगा कि हम आईसी कोड कैसे लें, और आईसी कोड कैसे लेने के बाद और भी जो हमें लाइसेंसेस लगती है, और भी जो हमारा रजिस्ट्रेशन लगता है, वो कैसे रजिस्ट्रेशन लगेगा, इसके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा इसको, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाते रहूँगा, और आपको अलग अलग बिजनेसेस में, अलग अलग इंडस्ट्रियल फील्ड में ले जाने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।